तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 25 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तबीयत ठीक नहीं है, आपको बताया था हमने, सर्दी बहुत तेज़ हो गई है। सुबह वाली शिफ्ट में ही आपको बता दिया था। तो भाई तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना है ना। आवाज़ को लेकर के थोड़े इशू हो सकते हैं, लेकिन वैसे बनाने की इच्छा नहीं थी। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हमने कहा जब तक ठीक ठाक है, बोलने लायक है, तब तक आपके लिए वीडियो बना देते हैं। आपका एग्ज़ाम है भाई, है ना। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं किस किस ने प्रश्न भेजे हैं। तो कान्हा गुर्जर जी, इनके 80 नंबर आए हैं, इन्होंने प्रश्न भेजे हैं। अभी इनका स्क्रीनशॉट आपको दिखा देंगे। मुकेश सोनकर जी 78 नंबर आए हैं, इन्होंने प्रश्न भेजे हैं। इनका स्क्रीनशॉट भी अभी आपको हम दिखा देंगे, ठीक है ना। चलिए तो प्रश्नों को शुरू करते हैं। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल प्रश्न है भाई, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ ये किस में निहित होती हैं। तो संसद में निहित होती हैं भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ। देखिए भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित होती हैं। अनुच्छेद 248 के तहत संघ राज्य समवर्ती सूची में शामिल न किए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से संसद के पास होती है। तो ऐसी शक्तियाँ जिस पर मतलब संविधान में जिनका वर्णन नहीं किया गया है, उस पर कानून बनाना है, तो उसके लिए संसद को यह अधिकार दिया गया है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोगों को बता दें भाई, जिन लोगों का एग्जाम हो गया है उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके सामने एमपीएसआई और एएसआई का एग्जाम है। जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भी वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से आज जो है गुर्जर जी के 80 नंबर आए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी जिन्होंने प्रश्न भेजे हैं देख लीजिए सर। 80 नंबर आए हैं और नीमच इनका सेंटर था। एनालिसिस और इनको नोट्स से बहुत मदद मिली है, तो आप लोग भी इन नोट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, अभी भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इनके 86 नंबर आए थे। अरुण रायकर जी के आप देख सकते हैं। इन लोगों ने हमारे नोट्स को मतलब कि कम दिनों में कंप्लीट कर लिया था। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप इन नोट्स को कंप्लीट करते हैं। 6 से 7 घंटा अगर पढ़ेंगे तो ये 2 से 3 दिन में भी कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। तो एमपी पुलिस के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 179 में मिलेंगे आपको, ठीक है। जिसमें आपको गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सब के कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये नोट्स लेकर के आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं, जैसे इन भाई लोगों के आए हैं। इसके अलावा एमपीएसआई की भर्ती आ गई है, आपको पता है। एग्जाम डेट भी आ चुकी है और बहुत कम फॉर्म भरे हैं। आपके पास में मौका है 8 से 9 सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स एमपीएसआई के मात्र 199 रुपये में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। छोटी सी प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप ये नोट्स ले सकते हैं। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल, एएसआई, एलडीसी, होमगार्ड के नोट्स चाहिए तो मात्र 179 रुपये का पेमेंट करना है इसी क्यूआर पर। अगर आपको एमपीएसआई की नोट्स चाहिए मात्र 199 का पेमेंट करना है इसी क्यूआर पर। अगर आपको ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपये का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे की सारी न्यू पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए साइंस में आज आवर्त सारणी और लेंस से कोई भी प्रश्न नहीं आया था और ज़्यादातर प्रश्न जो है वो अभिक्रियाओं वाले पूछे गए थे। तो अभिक्रियाएं किसी को याद नहीं रहती है ना, बैलेंस करने वाली, इसलिए साइंस के प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आर्टिकल 154 इसमें राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन किया गया है। और भी आर्टिकल हैं, उन सब के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए तो राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन विभिन्न अनुच्छेदों में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 161 उनकी क्षमादान शक्ति के बारे में संबंधित है। अनुच्छेद 200 और 201 विधायी शक्तियों से संबंधित है। इन सब में जो महत्वपूर्ण है वो 2 आर्टिकल है, 154 और 161। 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, इसका प्रयोग वह सीधे या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। अनुच्छेद 161 कहता है यह अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का वर्णन करता है, जिसमें वे किसी अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं, ठीक है, टालने, रोकने या कम करने की शक्ति रखते हैं। चलिए लेकिन मौत की सजा को कम नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया और फिर से रिपीट हुआ है, इसलिए आपसे कहते हैं कि हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखा कीजिए। जिन लोगों ने नोट्स लिया होगा मेलों वाली पीडीएफ खोल करके देखना, सारे मेले अपने उसी पीडीएफ से पूछे जा रहे हैं। सारे रेलवे कोड जो है वो आपको रेलवे कोड की पीडीएफ से मिल जाएंगे, जो हमने आपको दिया है नोट्स के साथ में। जितने भी नए टॉपिक एमपीईएसबी पूछ रहा है उन सभी पर हमने वीडियो बनाया है, सभी की पीडीएफ आपको नोट्स के रूप में दिया है मेरे भाई, ठीक है। चलिए देखिए
तो शिवपुरी के सांवरा जिले में जो है सांवरा नामक स्थान पर ये लगता है। पीर बुधान का मेला शिवपुरी जिले में लगता है। यह मेला शिवपुरी जिले के सांवरा यानी सनवारा क्षेत्र में मुस्लिम संत पीर बुधान की मजार पर आयोजित किया जाता है। अब देखो यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे गए थे। पहला, कहाँ पर लगता है? दूसरा, पीर बुधान किस धर्म के संत हैं? तो मुस्लिम संत हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई थी। कितने वर्ष पुराना है? तो 250 वर्ष पुराना ये मेला है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो शिवपुरी जिले का सांवरा क्षेत्र है जहाँ पर ये लगता है, 250 साल पुराना है। अगस्त और सितंबर के महीने में ये मेला लगता है। देखो अभी तक नागा जी महाराज का मेला नहीं पूछा गया है, ठीक है ना, अपने नागा जी महाराज, ठीक है, उनका मेला अभी तक नहीं पूछा, क्योंकि 101% चांस है कि आगे आपको उनका मेला भी देखने को मिलेगा। पोरसा में लगता है, मुरैना जिले के अंदर पोरसा नामक शहर में जो है ये नागा जी महाराज का मेला लगता है। आगे पूछा जाएगा। अगला, भीतरगढ़ नदी सिंचाई योजना जो है वो उससे लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो सीहोर और शाजापुर, ये 2 ऐसे जिले हैं जो भीतरगढ़ नदी सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होते हैं। इसके बारे में आपको कुछ बताते देते हैं। कुछ लोगों ने कहा सर नदी पूछी गई थी, तो नदी भी आपको बता देंगे। देखिए, भीतरगढ़ नदी सिंचाई योजना से सीहोर और शाजापुर जिले लाभान्वित होते हैं। इस योजना के तहत सीहोर जिले की आष्टा, इछावर और जावर तहसीलों की, शाजापुर जिले की काया पीपल तहसील, और ये पूरा बताया गया कौन मतलब कितना लाभान्वित होता है। कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है सीहोर और शाजापुर 2 जिले लाभान्वित होते हैं। अगला, लद्दाख के वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखो 2 तरह के प्रश्न अलग अलग लोगों ने भेजे हैं। एक ने बताया कि सर वर्तमान पूछे थे, एक ने बताया सर पहले राज्यपाल पूछे थे। तो वर्तमान भी बता देते हैं, पहले भी आपको बता देते हैं। वर्तमान राज्यपाल कविंदर गुप्ता हैं और पहले राज्यपाल आर.के. माथुर थे, ठीक है। देखिए, तो लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता हैं, जिन्होंने 2025 में पदभार संभाला। उन्होंने ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बी.डी. मिश्रा का स्थान लिया है, जिनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। तो इनसे पहले कौन था? इनसे पहले बी.डी. मिश्रा थे। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वर्तमान उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता हैं। पहले उपराज्यपाल ध्यान रखना, तो पहले उपराज्यपाल आर.के. माथुर थे, राधा कृष्ण माथुर थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो कविंदर गुप्ता हैं 2025 में इन्होंने पदभार संभाला है। इनसे पहले कौन थे? तो बी.डी. मिश्रा थे। पूरी जानकारी आपको डिटेल में हमने दे दी है। आगे यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप उसका जवाब आराम से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक मेलों की मेजबानी करता था? इससे पहले पूछा गया था सबसे कम मेलों की, तभी हमने आपको बताया था सबसे कम आज पूछा है, आगे चल करके ज़्यादा वाला भी पूछेंगे। तो सबसे कम जो है नर्मदापुरम होशंगाबाद में लगता है। सबसे ज़्यादा मेले उज्जैन में लगते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेलों की मेजबानी उज्जैन जिला करता है। हर साल बड़ी संख्या में मेलों का आयोजन होता है, जिसमें कुंभ मेला जैसे सिंगस्त हो गया, और इसी सिंगस्त की वजह से 5000 होमगार्ड्स की भर्ती आने वाली है आपके मध्य प्रदेश में, जिनके नोट्स उपलब्ध हैं। ये एमपी पुलिस वाले नोट्स ही उसमें काम आएंगे। यही पूरा सिलेबस वहाँ पर रहने वाला है। देखिए, उज्जैन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन उज्जैन जिले में ही होता है। अन्य प्रसिद्ध मेले हैं उज्जैन में कुंभ मेले के अलावा कालिदास समारोह जैसे अन्य महत्वपूर्ण जो है आयोजन यहाँ पर किया जाता है। अगला, भारत ने पहला वनडे किस वर्ष और किस शहर में खेला था? तो 1974 में खेला था, और लीड्स के की हेंडिक्सले, ठीक है, हेंडिगले नामक स्थान पर भारत ने पहला वनडे खेला था। देखिए, तो भारत ने पहला वनडे मैच 1974 में लीड्स के हेंडिगले में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। यह मैच 13 जुलाई 1974 को हुआ था। इसमें भारत को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। नई नई टीम थी भैया, है ना। वर्ष 1974, शहर है लीड्स, और हेंडिगले क्रिकेट ग्राउंड है। टीम के कप्तान भी देख लीजिए, हो सकता है पूछ लें। उसमें कप्तान अजीत वाडेकर थे। परिणाम, भारत 4 विकेट से हारा था। अब आगे आपसे पूछ सकता है भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता? 1984 में। कपिल देव कप्तान थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अंदर ही हटाया जा सकता है, लेकिन प्रभावी बहुमत चाहिए रहता है। यानी लोकसभा का बहुमत रहेगा तभी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है, न कि केवल उपस्थित मतदान करने वाले। पूरे जितने उसमें सदन में सदस्य हैं उन सबकी बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना, तभी हटा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 94 में यह वर्णित है, जिसके तहत अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पेश करने के पहले 14 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ता है, भाई अब तुम्हारे खिलाफ जो है हटाने का प्रस्ताव आने वाला है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला एक योजना पूछी गई है, सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो सौभाग्य योजना विद्युत से संबंधित है, विद्युतीकरण से। देखिए, सौभाग्य योजना मुख्य उद्देश्य देश के सभी गैर विद्युतीकरण घरों को, चाहे वह ग्रामीण हो या फिर शहरी हो, बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना था, ताकि देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में, सभी शहरी क्षेत्रों में केवल गरीब घरों को बिजली कनेक्शन दिए जाने थे, और ये योजना लगभग सफल रही थी। अगला, मध्य प्रदेश में निर्गुण गायन में प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो निर्गुण गायन में करताल ऑप्शन में दिया गया था, करताल ही सही आंसर होगा। देखिए, मध्य प्रदेश में निर्गुण गायन में करताल और एक तारा जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। करताल एक प्रकार का झांझ या ताली जैसा वाद्य है, जो लोकगीत और भक्ति गीतों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो करताल के बारे में तो आपको बता ही दिया है।
एक तारा देख लीजिए, एक तारा क्या है, तो एक तारा का उपयोग अक्सर मंडली में किया जाता है और यह निर्गुण गायन या फिर पारंपरिक वाद्य यंत्र से संबंधित है। मीराबाई की फोटो आप लोगों ने देखी होगी, तो वो जो बजाती थी उसको हम एक तारा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? मतलब इसमें ये पूछा गया था कि इनमें से कौन से बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, इसमें से आप अलग छांट करके बताइए। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, 3 नर्मदा वाले दिए थे और एक आपका जो देवलौंद में स्थित है बांध वो दिया गया था। तो चलिए देख लेते हैं भाई नर्मदा पर कौन-कौन से बांध हैं। तो नर्मदा नदी पर कई बांध स्थित हैं, जिनमें सरदार सरोवर हो गया, इंदिरा सागर हो गया, ओंकारेश्वर हो गया, महेश्वर हो गया, तवा हो गया, बरगी हो गया, ये सारे बांध स्थित हैं, ठीक है। ये बांध मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित हैं। सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और पीने के पानी की आपूर्ति के उद्देश्यों से इसको बनाया गया है। तो इन सारे डैम को ध्यान रखना, ये सारे डैम नर्मदा पर हैं। इसके अलावा जो आया था वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, भीमराव मेघावी छात्र योजना के लिए पात्र जो छात्र होते हैं उनकी मतलब की पात्रता क्या होती है? तो मध्य प्रदेश भीमराव मेघावी छात्र योजना के लिए पात्र होने के लिए छात्रों को कक्षा 12वीं की राज्य बोर्ड से 70% या फिर उससे अधिक और सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड से 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। यह योजना अनुसूचित जाति एससी के छात्रों के लिए है और इसके तहत चयनित छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और ये योजना अपनी योजना वाली पीडीएफ में आपको दी गई थी। ये शुरू में योजनाएं पूछी जा रही थी, तो हमने ये भी नोट्स के साथ में एक पीडीएफ बना करके दी है। मध्य प्रदेश की 100 महत्वपूर्ण योजनाएं, उसमें आप देखेंगे तो आपको ये योजना भी मिल जाएगी, ठीक है। जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं वो लोग अपनी योजनाओं, रेलवे कोड, इन सब नोट्स को अच्छे से पढ़ करके जाइए। डैम वाले नोट्स, मेले, त्योहार, जनजाति त्योहार, ये सब अच्छे से पढ़ करके जाइए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मैथ की तरफ चलते हैं हम। मैथ में कौन कौन से प्रश्न आए हैं, तो देखो 30,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का ब्याज और इसी धनराशि पर 2 साल का अलग से ब्याज लगाने पर कुल धनराशि कितनी होगी, यह आपसे पूछा गया था। तो एसआईसीआई को थोड़ा सा अंदर ले जाकर के पूछ रहे हैं, यानी डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला, एक वृत्त में त्रिभुज कितनी बार खुद को ओवरलैप करेगा, ये प्रश्न पूछा गया था। अगला, एक वृत्त के केंद्र से बाहर स्थित बिंदु P से 20 सेंटीमीटर की दूरी है और ये देखो इस तरह से था, मतलब कि ये था, ठीक है। ये P है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी है और ये वाली दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। तो ये वाली दूरी आपसे पूछी गई थी, ठीक है भाई। आगे, टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न, प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न, एक प्रश्न आयु से, बॉड मास से 1 प्रश्न और ट्रेन से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। एडवांस के प्रश्न भी कम पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। कुछ प्रश्न रीजनिंग के देखिए। शहर और कोड वाले, हमने आपसे कहा था भाई कोड आपसे पूछा जाएगा। शुरू में हमने आपको पीडीएफ दी है जो नोट्स है, उसमें हमने शहरों के एड्रेस दिए थे। एड्रेस वाली पीडीएफ दी होगी, देखना आप लोग एड्रेस वाली, उस एड्रेस वाली पीडीएफ को अच्छे से पढ़ करके जाइए, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है कि किसी राज्य के 4 शहर और पिन कोड लगा करके पूछा गया था कि ये शहर कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है ना। तो पिन कोड आपको याद करना पड़ेगा भाई। अब एसबी है, कुछ भी पूछ सकता है। अगला, इस तरह के प्रश्न पूछा गया था, ये तो आप जानते होंगे। इसमें से क्या है, जहाँ पर आपको पूरा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या दी गई हो उसी में आप इस तरह से सेक्टर में बांट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। बाकी अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए आया था, जिसमें टेबल जो है ये अर्थपूर्ण शब्द बन रहा था। अगला, 2:40 का दर्पण प्रतिबिंब जो है वो आपसे पूछा गया था, ठीक है। एक प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, अपने दाएं 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है। बताइए प्रारंभिक स्थान से उसकी वर्तमान में दूरी कितनी है, ये आपसे पूछा गया था। बाकी नॉन वर्बल से 3 से 4 प्रश्न हैं। आकृति समाहित होने से लगभग 3 प्रश्न, फिगर काउंटिंग का 1, कोडिंग डिकोडिंग के 3 प्रश्न, एक प्रश्न पजल का पूछा था, डायरेक्शन के 2 प्रश्न, साइलॉग के 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी वही मानसिक अभिरुचि। अब ये प्रश्नों की संख्या लगभग 12 के आसपास हो गई है। सुबह भी 15 प्रश्न जो है वो आपके पूछे गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत तेज तबीयत खराब है भाई। देखो अब यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है भाई, जिससे आपको ये ना लगे कि सर फेक क्वेश्चन लेकर के आते हैं ना। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं वो कमेंट ही कर जाते हैं कि सर ऐसे वैसे क्वेश्चन करा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भाई ने आज प्रश्न भेजे हैं, ठीक है। एमपी की भीतरगढ़ परियोजना हो गई, पीर बुधान का मेला हो गया, राज्यपाल की शक्तियाँ हो गई, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ हो गई। ऐसे ऐसे उन्होंने 4 फोटो भेजे थे, जहाँ से आपका पेपर हमने आज का जो PDF है वो तैयार किया है, ठीक है भाई। चलिए, बाकी मैथ के लगभग 15 प्रश्न, रीजनिंग के 38 प्रश्न, साइंस के 12, रिमेनिंग आपका जीके जीएस करंट अफेयर था। आज के स्कोर देख लीजिए, 78, 68, 78, 80, 79, 80 और 81, 79 नंबर अभी बता दिया आपको, 78 नंबर भी बता दिया है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पर मैसेज करके आप लोग अपने नोट से प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए मिलते हैं कल सुबह के एग्जाम एनालिसिस में। जिस तरह से आज भाई लोगों ने प्रश्न भेजे हैं, आप लोगों से निवेदन है, अगर आपका एग्जाम हो इस नंबर पर अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में जरूर सेंड किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।